हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कैपिटल गेन्स में प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वृद्धि या सुधार की लागत, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में जानने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पूंजी संपत्ति क्या है, हस्तांतरण क्या है के बारे में विस्तृत विवेचन पिछले वीडियोस में सुना है, समझा है। उसको तो हम रिवाइज करें ही, साथ में आप ये भी देखें कि पूंजी लाभ की जब हमें गणना करनी है तो हमें कंसिडरेशन चाहिए और कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जब हम घटाएंगे तो कैपिटल गेन आएगा मोटे तौर पर। और इसकी गणना के तरीके को हम विस्तृत रूप से और आगे वाले वीडियो में समझेंगे, परंतु हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए, प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवाइजेशन, इन दोनों को हम घटाएंगे कंसिडरेशन में से तो कैपिटल गेन आएगा। ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, कैसे इसको इंडेक्सेशन करेंगे, ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये होते क्या है, कैसे ये ज्ञात किए जाएंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे कि प्रतिफल का संपूर्ण मूल्य, विक्रय की स्थिति में क्या होगा, जो विक्रय मूल्य है वो ही हो जाएगा कंसिडरेशन। लेकिन यहां पर एक बात आप और ध्यान रखें, भूमि और भवन के संदर्भ में, भूमि व भवन अथवा दोनों के संदर्भ में क्यों बोले कि जो सेक्शन 50 है वो विशेष रूप से 50C जो विशेष रूप से इसी संदर्भ में बनाई गई है कि अगर भूमि और भवन का जो प्राप्त या प्राप्त करने योग्य मूल्य है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जिसके ऊपर निर्धारित की जाती है उससे अगर कम है तो ऐसी स्थिति में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही ले लेंगे। अगर अनुबंध की तारीख को या उससे पहले ही कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया गया है और वास्तविक रजिस्ट्रेशन की दिनांक बाद की है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध की तारीख के दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो ले लेंगे। परंतु यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि वो जो वास्तविक प्राप्त कंसिडरेशन है उससे अगर स्टैंप ड्यूटी 105% या उससे ज्यादा है तो ही लेंगे। अगर 105 मतलब 5% का अंतर ही है वास्तविक प्राप्त मूल्य और स्टैंप ड्यूटी में तो वास्तविक जो प्राप्त मूल्य है वही कंसिडरेशन के रूप में ले लिया जाएगा। तो 105% से ज्यादा होने पर स्टैंप ड्यूटी हम लेंगे, ये बात इसके संदर्भ में। अदला बदली या एक्सचेंज अगर किया गया है तो जो एक्सचेंज जिस चीज के बदले किया जा रहा है उसका उस दिन उचित बाजार मूल्य क्या है, उसी तारीख को फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो ले लेंगे। नष्ट या क्षतिग्रस्त हुई है अगर संपत्ति तो बदले में जो कंपेंसेशन मिला है या वृद्धि किया हुआ कंपेंसेशन मिला है वो इसका कंसिडरेशन कहलाएगा। अगर बिजनेस स्टॉक में परिवर्तन किया है निजी पूंजी संपत्ति को तो यहाँ विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जब ये परिवर्तन किया गया, जिस तारीख को परिवर्तन किया गया उसी तारीख को हस्तांतरण माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसी तारीख का जो कंसिडरेशन है वो लिया जाता है, फेयर मार्केट प्राइस उस दिन का क्या है वो लिया जाता है, नंबर 2। नंबर 3 कि पूंजी लाभ कर योग्य कब होगा, जिस वर्ष इस पूंजी स्टॉक को रहतिये को बेचा जाता है उस वर्ष ये कर योग्य होगा। नंबर 4 कि इस संदर्भ में अगर बेचा गया, बेचने पर जो मूल्य मिल रहा है उसका और जिस दिन स्टॉक में परिवर्तन हुआ है उस दिन का फेयर मार्केट प्राइस, उन दोनों का जो अंतर है ये व्यापारिक लाभ या हानि होगा। पूंजी लाभ शीर्षक में इनका अंतर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से रहतिये का परिवर्तन, रहतिये में परिवर्तन जो किया गया है तो जिस दिन किया गया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसिडरेशन कहलाएगा। पूंजी के बदले अगर विलय किया गया है, साझेदार ने अपनी फर्म में या सदस्य ने अपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, अगर ऐसा कोई विलय किया गया है तो फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की पुस्तकों में जो दर्ज राशि है वही फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहलाएगी। इसी प्रकार से विघटन पर, यदि फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है वो, तो इस दिन संपत्ति का जो फेयर मार्केट प्राइस है उस दिन वो कंसिडरेशन कहलाएगा। ऐसे ही कंपल्सरी एक्विजिशन में जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है, अनिवार्य अधिग्रहण में जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है वही कंसिडरेशन कहलाएगी। कंपनी के समापन की स्थिति में जो बाजार मूल्य है
वो प्लस नकद राशि अगर वो प्राप्त हुई है तो वो दोनों का योग है, वो कंसिडरेशन वैल्यू कहलाएगा। पर इसमें साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो लाभांश के रूप में वितरित करने योग्य एकत्रित लाभ थे, उसमें लाभांश के रूप में मानी जाने वाली जो राशि धारा 2(22) सी के अनुसार वो इसमें से घटा दी जाएगी। यानी कि संपत्ति का मूल्य, नकद मूल्य, दोनों का योग में से लाभांश के रूप में प्राप्त मानी जाने वाली राशि घटाई हुई वो मिला घटा देंगे तो कंसिडरेशन कहलाएगा। ऐसे ही ईएसओपी के तहत कर्मचारी को अगर अंश और ऋण पत्र प्राप्त हुए हैं तो उस तारीख का फेयर मार्केट प्राइस ही कंसिडरेशन वैल्यू कहलाएगा। तो ये है कंसिडरेशन वैल्यू के संदर्भ में। अब देखिए पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत, धारा 49 और 50, 49 एंड 50। क्रय की गई संपत्ति अगर कोई है तो स्पष्ट है कि जो क्रय की लागत है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। जो पर इसमें साथ में ये भी ध्यान रखें जो क्रय मूल्य है वो तो आएगा ही आएगा। इसके संदर्भ में जो पूंजीगत व्यय किए गए हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या हो गया, जैसे दलाली दी है इसमें कोई, है ना, मुद्रांक अगर कोई चुकाया गया है तो वो, वकील को अगर कोई फीस दी गई है तो वो, ये राशि पूंजीगत व्यय है वो जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से इस पे अगर स्थापना के अगर कोई व्यय किए गए हैं तो वो स्थापना के व्यय जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई ऋण लिया गया है और उस पर ब्याज चुकाया गया है तो पर यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि ब्याज को अगर पूंजीकृत कर लिया गया है तो वो ब्याज यहाँ पर जुड़ेगा। पूंजीकृत हो गया है तो ही वो ब्याज यहाँ पर जुड़ेगा। और इसके संदर्भ में एक बात और है कि इसको कहीं और इसी उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत घटाया नहीं गया हो तो ये यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तय होती है क्रय की गई संपत्ति के संदर्भ में। अगला आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, धारा 49(1) के तहत, यानी कि भेंट, वसीयत, उत्तराधिकार, कंपनी के समापन आदि इस स्थिति में अगर संपत्ति प्राप्त हुई है किसी दूसरे व्यक्ति से, इस व्यक्ति को, करदाता को हमारे अगर संपत्ति प्राप्त हुई है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पूर्व स्वामी की जो लागत है, पूर्व स्वामी की जो लागत है वही लागत इसके लिए भी मान ली जाएगी, हमारे करदाता के लिए भी मान ली जाएगी। क्योंकि करदाता इसका हस्तांतरण करेगा तब पूंजी लाभ की गणना की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पूर्व स्वामी ने कब कितने रुपए में इसको प्राप्त की थी वो ही इसकी लागत मान ली जाएगी, है ना। इसके अलावा इसमें एक बात और ध्यान रखें कि पूर्व स्वामी द्वारा संपत्ति प्राप्त करने की तिथि का बाजार मूल्य अगर अवेलेबल है, ये लागत नहीं मालूम है, तो पूर्व स्वामी के द्वारा जब संपत्ति प्राप्त की गई थी उस तारीख का बाजार मूल्य अवेलेबल है तो तब वो ले लेंगे। और अगर 1/4/2001 जब इंडेक्सेशन का रूल हमारे इंडेक्स दे रखे हैं दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के लिए 2001 से 1/4/2001 से, उस तारीख से पहले अगर ये पूर्व स्वामी के द्वारा प्राप्त की गई थी तो 1/4/2001 का मूल्य चाहने पर, इच्छा पर वो लिया जा सकता है। तो लागत या फेयर मार्केट प्राइस, मोटे तौर पे मैं वापस बोल दूं, लागत नहीं है तो फेयर मार्केट प्राइस, और फेयर मार्केट प्राइस है और 1/4/2001 से पहले की प्राप्त की गई संपत्ति है तो 1/4/2001 का फेयर मार्केट प्राइस लिया जा सकता है। पर लेगा कौन सा करदाता, जो दोनों में से ज्यादा है वो लेगा। तो ऐसी स्थिति में वो वैल्यू ले ली जाएगी। ऐसे ही धारा 112(a) की जो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है, मेनली ये वो कौन सी है, ये वो अंश हैं जिनको की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा जाता है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे जाने वाले ऐसे अंशों पे दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर की दर भी अलग है, इसको अलग से गणना करते हैं। तो इसका क्या लेंगे कि इसमें ये ध्यान रखें डेट, इसके लिए 1/4/2018 से पहले, 1/4/2018 से पहले प्राप्त की तो फिर क्या लेंगे, इन दोनों में से जो अधिक है वो लेंगे। एक तो वास्तविक लागत
वास्तविक लागत, और दूसरा फेयर मार्केट प्राइस उस दिन का, या प्राप्त या अर्जित मूल्य। इन दोनों में से जो कम है वो वैल्यू, और इन दोनों में से फिर उसके बाद में जो अधिक आती है वो वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी। और अगर इस प्रकार की स्थिति से कैलकुलेशन करना संभव नहीं हो तो जो स्टॉक एक्सचेंज में जो अंतिम दिन अधिकतम मूल्य कोट किया गया है वो मूल्य ऐसी स्थिति में ले लिया जाएगा 112A की दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के संदर्भ में। इसके बाद 1/4/2001 से पहले प्राप्त की गई अगर कोई संपत्ति, तो अभी मैंने जैसे पहले बोला 1/4/2001 से पहले प्राप्त की गई है अगर कोई संपत्ति, तो 1/4/2001 का उचित बाजार मूल्य या उसकी वास्तविक जो लागत ज्ञात है वो दोनों में से जो करदाता चाहे वो ले सकता है, लेकिन इस दोनों अगर दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो करदाता को इन दोनों में से जो अधिक है उसको चुनना फायदेमंद होता है हमेशा, इसलिए वो दोनों में से जो अधिक है वो ले लेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि अगर हासमान संपत्ति है, डेप्रिशिएबल एसेट है, तो उसका फेयर मार्केट प्राइस 1/4/2001 का नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही जो अदृश्य संपत्तियां हैं जो हमने पहले वाले पूंजी संपत्ति और हस्तांतरण में पढ़ी हैं, किराएदारी का अधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एक्सेट्रा, है ना, उनकी स्थिति में भी 1/4/2001 का जो मार्केट प्राइस है, फेयर मार्केट प्राइस, वो नहीं लिया जा सकता। आगे अदृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां जिसमें क्या हो गया, व्यापार की ख्याति हो गई, व्यापार या पेशे को चलाने का जो अधिकार है वो हो गया, उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्माण करने का अधिकार हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, करगा घंटे हो गए। ये जो है विशेष प्रकार की अदृश्य संपत्तियां ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर पूर्व स्वामी से क्रय की है ये सारी संपत्तियां, ये अधिकार अगर पूर्व स्वामी से अगर ये क्रय की है तो जो क्रय मूल्य है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। अन्य स्थिति में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शून्य हो जाएगा। अन्य स्थिति में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। स्वार्जित है तो भी ऐसी स्थिति में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शून्य मान लिया जाएगा। यहां पर धारा 49(1)(1) से 4 तक के तहत अगर कोई प्राप्ति की है अदृश्य संपत्तियों की, तो ऐसी स्थिति में पूर्व स्वामी की लागत है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो बहुत अच्छा, और अगर पूर्व स्वामी से क्रय की है तो पूर्व स्वामी की जो लागत पूर्व स्वामी से प्राप्त की है तो पूर्व स्वामी की जो लागत है वही लागत हो जाएगी अदृश्य संपत्तियों की स्थिति में। ऐसे ही आगे आप देख रहे हैं अधिकार, 3 बातें लिखी गई हैं, अधिकार, अधिकार अंश और बोनस अंश। अगर अधिकार है तो ऐसी स्थिति में अधिकार का जो क्रय किया है वो त्यागने वाले को जो राशि दी है वो प्लस संपत्ति देने वाले को जो राशि दी है वो, संपत्ति जो दे रहा है उसको भी राशि देनी पड़ रही है, तो दोनों को जो मिला के मूल्य चुकाया गया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहला जाएगा। फिर अधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर की बात अगर अब करें तो भुगतान की गई जो राशि है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। ऐसे ही बोनस अंश, बोनस अंश अगर मिले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शून्य हो जाएगा। परंतु यहां पर यह ध्यान रखें कि अगर बोनस अंश 1/4/2001 से पहले मिले हैं
तो ऐसी स्थिति में करदाता चाहे तो 1/4/2001 का बाजार मूल्य, उचित बाजार मूल्य ले सकता है, और उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि शून्य और जो बाजार मूल्य है दोनों में से जो अधिक है वो लेना चाहिए, तो वो ले लेगा उसको, क्योंकि इससे पूंजी लाभ उसका कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखें, ऋण पत्रों का अगर अंशों में परिवर्तन कन्वर्जन किया गया है, चाहे वो बीच में ये रह गया, नियोक्ता से प्राप्त अंश, अगर नियोक्ता से अंश प्राप्त हुए हैं, ऋण पत्र प्राप्त हुए हैं, स्वैट समतांश या विशिष्ट प्रतिभूतियां अगर प्राप्त हुई हैं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, 1/4/2009 से पहले, है ना, 1/4/2009 नहीं, या बाद, या बाद में, अगर 1/4/2009 या बाद में प्राप्त की, तो फिर विकल्प उपयोग किया है कब करदाता ने, उस तिथि का बाजार मूल्य है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ऋण पत्रों का अगला पॉइंट है, ऋण पत्रों का अगर अंशों में परिवर्तन किया है, तो उन जिन ऋण पत्रों को अंशों में बदला गया है, उन ऋण पत्रों की जो उस ऋण पत्र की जो भाग बदला गया है, उस भाग की जो लागत है वही अंशों की लागत हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पूर्वाधिकार अंशों का समता अंशों में अगर परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर भी जिन पूर्वाधिकार अंशों का परिवर्तन हुआ है, उनकी जो लागत थी वही समता अंशों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहला जाएगी। ऐसे ही आय घोषणा पत्र, इनकम डिक्लेरेशन, है ना, 2016 के अंतर्गत घोषित पूंजी संपत्ति, अगर इस घोषणा पत्र के तहत अगर किसी व्यक्ति ने, करदाता ने कोई अपनी संपत्ति घोषित की है कि ये मेरी पूंजी संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? उस पूंजी संपत्ति जो घोषित की है उसके जिस मूल्य के ऊपर कर लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, या अधिभार या सरचार्ज लगाया जा रहा है, या पेनल्टी चुकाई जा रही है, जिस मूल्य के ऊपर यह निर्धारण हो रहा है कर का, अधिभार का या पेनल्टी का, वही मूल्य कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहला जाएगा। ऐसे ही व्यापारिक रहतिये का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन, यानी बिजनेस स्टॉक है आज की तारीख में, तो उसको अगर पूंजी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया जाए, वो अलग था, वो था रहतिये में परिवर्तन हुआ था पूंजी संपत्ति का, यह है रहतिये का परिवर्तन हो रहा है पूंजी संपत्ति में। तो ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन की तिथि को फेयर मार्केट प्राइस, जिसको कि पुस्तकों में दर्ज किया गया है ना, परिवर्तन की स्थिति में फेयर मार्केट प्राइस जिसको कि पुस्तकों में दर्ज किया गया है, वही उस व्यापारिक रहतिये जिसको कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तन किया गया है का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहला जाएगा। ऐसे ही एकीकरण करने वाली कंपनी के अंशों के लिए एकीकृत जो कंपनी है उसकी जो लागत थी, एकीकृत कंपनी के लिए जो लागत थी, वही लागत उन अंशों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहला जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के संदर्भ में स्थितियां थी कि कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी किस परिस्थिति में। कुछ और स्थितियां भी हो सकती हैं, अगर प्रश्न में आती हैं तो उनको भी हम उसके साथ में ही डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अभी मैंने बोला कि जो कंसिडरेशन है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इसका इंडेक्सेशन वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या इसका इंडेक्सेशन वैल्यू को घटा के हम पूंजी लाभ की गणना करते हैं। तो वृद्धि या सुधार की लागत क्या होती है धारा 55(1) के अनुसार, इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अदृश्य संपत्ति के दो हिस्से हो गए हैं। यहाँ पर व्यापार की ख्याति 1 नंबर, 2 नंबर व्यापार या पेशे को चलाने का अधिकार, तीसरा निर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन का अधिकार। ये तीनों चीजें, केवल ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें हैं तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनकी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इन तीनों स्थिति में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शून्य हो जाएगी, चाहे ये क्रय की हो और चाहे ये स्वर्जित की गई हो। दोनों ही स्थितियों में इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शून्य होगा। ये 3 चीजें पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी अदृश्य संपत्तियां हैं जैसे किराएदारी का अधिकार, मार्ग का परमिट या प्रसिद्ध पत्र, प्रविदा, करगा घंटे, ट्रेडमार्क,
ब्रांड नेम, इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इनका जो वास्तव में जो व्यय की गई राशि है वो ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो ये अदृश्य संपत्तियां दो हिस्सों में बढ़ गई है यहाँ पर। ऐसे ही फिर सुधार की या वृद्धि की लागत क्या है, 1/4/2001 के पहले की। अगर 1/4/2001 से पहले प्राप्त की तो स्वयं या पूर्व स्वामी ने, चाहे किसी के भी पास की लागत हम ले रहे हो, वो उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1/4/2001 का फेयर मार्केट प्राइस करदाता के द्वारा लिया जा सकता है, ये ऑप्शन उसको अवेलेबल है। लेकिन अगर 1/4/2001 या उसके बाद में प्राप्त की हो तो पूर्व स्वामी प्लस करदाता दोनों ने अलग अलग किए, तो दोनों के ही जो पूंजीगत प्रकृति के व्यय हैं उनको हम यहाँ पर वृद्धि या सुधार की लागत मान लेंगे। वृद्धि या सुधार की लागत क्या होती है, जैसे कि मैं यूं कहूं कि एक नीचे के फ्लोर पे पूरा मकान मेरा बना हुआ है और ऊपर के फ्लोर पे मैं एक कमरा और बनवा देता हूं या 2 कमरे और बनवा देता हूं, तो वृद्धि हो गई है ना, पूंजीगत वृद्धि हो गई है, पूंजीगत व्यय किया गया। रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है ये कि फुटकर आपने ठीक करा दिया, उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या वृद्धि की लागत लगी है। तो इस प्रकार से तय हम करते हैं। आज जो हमने देखा वो संपूर्ण मूल्य, फुल कंसिडरेशन किसको कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे होती है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे तय करते हैं। और हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इन बातों को जब भी हम पूंजी लाभ की गणना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसको हम सीधा घटाएंगे, इसको भी हम सीधा घटाएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहे हैं तो इनका इंडेक्सेशन अपने को करना है। तो इन नियमों को हमें ध्यान में रखना है। तो कीप रिवाइजिंग, लर्न करते रहें इनको। आगे हम देखते हैं कि गणना कैसे की जाती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। धन्यवाद।